दोस्तों, टाटा को आज कौन नहीं जानता है। टाटा ग्रुप के अंदर आज 100 से ज्यादा कंपनीज है। टाटा के कंपनीज की वैल्यूएशन आज $311 से भी ज्यादा है और आज टाटा के अंदर 9,35,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि भूटान देश की पॉपुलेशन 7.8 लाख है। इसका मतलब ये है कि भूटान जैसे देश से भी ज्यादा लोग टाटा कंपनी के अंदर सिर्फ काम करते हैं और आज टाटा इतना टैक्स भरता है जिससे कई देशों की जीडीपी कम पड़ जाएगी। अगर टाटा कंपनीज बंद हो जाएगी तो हमारे देश का क्या हाल होगा। आज टाटा चाय से लेकर स्टील से लेकर एयरलाइंस और कार तक पहुंच गया है और अभी भी सफर जारी है। लेकिन दोस्तों, टाटा का ये सफर इतना आसान नहीं था। इसके पीछे उनकी 200 सालों की मेहनत है। दोस्तों, टाटा ने इतना बड़ा एम्पायर कैसे बनाया और टाटा हमारे इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और टाटा का आने वाले समय में फ्यूचर कैसा होगा, आज हम इन्हीं सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। जिस वीडियो का टाइटल हाउ टाटा कंट्रीब्यूटेड इन इंडिया सक्सेस स्टोरी। आज से हजारों साल बाद अगर कोई इंटरनेट की खाद खाने बैठा और कहीं उसे रतन नवल टाटा का नाम दिखा तो बड़ी बात नहीं कि वो इसे किसी महामानव की कहानी था। भारतीय बिजनेस की दुनिया तामा माने जाने वाले व्यक्ति के नाम पर इंटरनेट पे कितने ही किस्से और कहानियां बिखरी हुई। अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लो, कोई ना कोई टाटा कंपनी का ब्रांड तो जरूर बीच में है। जब आप गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, टाटा मोटर्स, ढेर सारी गाड़ियां हैं। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, विस्तारा एयरलाइंस और अब एयर इंडिया भी है। अगर आप होटलों में रुकते हैं, ताज होटल टाटा के हैं। जो आप कपड़े पहनते हैं, टाटा का फैशन ब्रांड है बेस्ट साइज। जो आप ज्वेलरी पहनते हैं, तनिष्क टाटा का है। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसके हिस्ट्री में जाना होगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जमशेदजी टाटा से। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवासारी में हुआ था। वही नवासारी जो आज डांडी बीच के लिए जाना जाता है। उनका पारसी परिवार लंबे समय से पुजारी का काम करता था, लेकिन जमशेदजी के पिता नुसरवानजी टाटा अपने परिवार में पहली व्यक्ति थे जिन्होंने बिजनेस में हाथ आजमाया था। जमशेदजी टाटा ने 14 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ मुंबई तब की बॉम्बे में हाथ बटाना शुरू किया और वही एजुकेशन तक की पढ़ाई की और ग्रेजुएट होने के करीब 10 साल बाद 1868 में अपना पहला वेंचर शुरू किया। तब जमशेदजी टाटा ने सिर्फ 21,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग कंपनी शुरू की थी। लेकिन जल्द ही जमशेदजी टाटा इंग्लैंड चले गए और वहाँ के कपड़ा व्यापार की समझ लेकर लौटे। इंग्लैंड से लौटने के बाद 1869 में ही जमशेदजी टाटा ने कपड़े के व्यापार में हाथ आजमाया। उन्होंने बम्बई में इंडस्ट्रियल हब चिंचपोकली में एक दिवालिया हो चुकी तेल मिल को खरीदा और इसका नाम बदलकर अलेक्जेंड्रा मिल रख दिया। इस मिल को उन्होंने एक कॉटन मिल में बदला और 2 साल बाद ही एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ इसे एक स्थानिक व्यापारी को बेच दिया। वो फिर लंदन गए और लैंकशायर के कपड़ा व्यापार को गहराई से समझा। उस समय बम्बई कपड़ा मिलों की सबसे पसंदीदा जगह थी, लेकिन जमशेदजी टाटा ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए विजनरी थिंकिंग को अपनाया। उन्होंने 3 पॉइंट्स के आधार पर 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से 1874 में महाराष्ट्र के नागपुर में सेंटर इंडिया पिनिंग वीपिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की। नागपुर को चुनने के 3 मुख्य वजह थे। इसका कॉटन ग्रोविंग एरिया के पास होना, रेलवे जंक्शन तक आसान तक पहुंच होना और पानी और ईंधन की अच्छी सप्लाई होना। जमशेदजी टाटा ने अपने कपड़ा व्यापार का सस्ता एक्सपोर्ट करने के लिए 1873 में एक शिपिंग कंपनी भी शुरू की थी। इसके लिए उन्होंने लंदन में एनी बैरो नाम से एक जहाज को 1050 पाउंड पर मंथ के किराए पर लिया। जापान की नेपोन यूसेन कईशान लाइंस के साथ उन्होंने इसके लिए टाटा लाइंस की शुरुआत की। हालांकि ये कारोबार लंबे समय तक नहीं चला। इतना ही नहीं, जमशेदजी टाटा ने देश में स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए काम किया। 1893 में जमशेदजी टाटा जापान की यात्रा पर गए, जहां उन्हें साइंटिफिक तरीके से रेशम कीट पालन की मेथड का पता चला। जब वो भारत लौटे तो उन्होंने तब से मैसूर स्टेट में इस कारोबार को फैलाया। इसके लिए उन्होंने वहां आवश्यक जमीन खरीदी और सबसिडीज तरीके से स्किल वर्क का पालन शुरू किया। वही जमशेदजी टाटा ने मैंगो एंड कूल स्ट्रॉन्ग के कारोबार में भी हाथ आजमाया। टाटा की वेबसाइट के मुताबिक टाटा ग्रुप ने देश को पहली बड़ी स्टील कंपनी, पहली लग्जरी होटल, पहली देश कस्टमर गुड्स कंपनी दी। देश की पहली एविएशन कंपनी टाटा एयरलाइंस की शुरुआत भी की, जो बाद में एयर इंडिया हो गई। टाटा मोटर्स पहले रेलवे जंक्शन बनाया करती थी। देश की पहली एसयूवी टाटा सीरियल भी इन्हीं ने बनाई थी। देश के इंडस्ट्रियल एरिया में जमशेदजी का असाधारण योगदान है। इन्होंने भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की नींव उस समय डाली जब देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए अंग्रेज ही कुशल समझे जाते थे। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उन्होंने स्टील फैक्ट्रीज की स्थापना की, इम्पोर्टेंट प्लान बनाए। उनकी अन्य बड़ी योजनाओं में पश्चिमी घाटों के रैपिड वाटर फेल से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने की योजना बनाई, जिसकी फाउंडेशन 8 फरवरी 1911 को रखी गई। इस विशाल योजनाओं की परिकल्पना के साथ साथ उन्होंने मुंबई में शानदार ताजमहल होटल खड़ा किया, जो कि उनके नेशनलिज्म को दर्शाता था। एक सफल इंडस्ट्रियल और बिजनेसमैन होने के साथ साथ जमशेदजी बहुत ही लेबलर एटीट्यूड वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अपने मिलों और उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को
वेलफेयर पॉलिसी भी लागू की। इसी उद्देश्य उन्होंने उनके लिए लाइब्रेशन पार्क की व्यवस्था के साथ साथ मुफ्त दवा की सुविधा भी उन्होंने प्रोवाइड की। जमशेदजी टाटा को कुछ वक्त पहले हुरून ने अपनी रिपोर्ट में बीते 100 सालों में हुआ सबसे बड़ा दानवीर व्यक्ति बताया था। हुरून रिपोर्ट की एडलग्यू फाउंडेशन द्वारा तैयार टॉप 50 दानवीर की लिस्ट में भारत के दिग्गज उद्योगपति जमशेदजी टाटा एक सदी में 102 अरब डॉलर करंट प्राइस के हिसाब से करीब 7.57 लाख करोड़ की दान देकर दुनिया के सबसे बड़े दानवीर रहे हैं। जमशेदजी टाटा के बाद इनका बिजनेस इनके बेटे डोराबजी टाटा ने संभाला। जमशेदजी टाटा के बेटे सर डोराबजी टाटा का जन्म 27 अगस्त को हुआ था। वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। उन्होंने अपने पिता के सपने को पूरा करते हुए भारत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की नींव रखी थी। देश का पहला स्टील प्लांट स्थापित करने का गौरव उन्हें ही प्राप्त है। उनकी कंपनी टाटा स्टील को उस दौर में भी एम्प्लॉयर्स के लिए आइडिया कंपनी के रूप में देखा जाता था। मौजूद वक्त में टाटा ग्रुप की इमेज एक ऐसी कारोबारी ग्रुप की है जहां एम्प्लॉयर्स के हित सुविधाओं का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। एम्प्लॉयर्स की समस्याओं का मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसकी फाउंडेशन एक तरीके से डोराबजी टाटा ने ही रखी है। उन्होंने कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, पेड लीव, कर्मचारी भविष्य निधि और महिला एम्प्लॉयज के लिए मैटरनिटी लीव जैसी सुविधाओं की शुरुआत की, जिसे बाद में भारत सरकार ने कानून के रूप में पूरे देश में फैला दिया। टाटा स्टील की स्थापना 1907 में हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1920 के दशक में कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में गिर गई। सर डोराबजी टाटा ने कंपनी को इस साइक्लोन से निकलने की लाख कोशिश की, लेकिन सिचुएशन सुधरने के बजाय बिगड़ती गई। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में डोराबजी टाटा और उनकी पत्नी मेहराबाई टाटा ने अपनी सारी संपत्ति, यहाँ तक कि उन्होंने कंपनी को बचाने के लिए बेशकीमती जुबली डायमंड को भी गिरवी रख दिया था। सर डोराबजी टाटा की पत्नी मेहराबाई टाटा को जुबली डायमंड बहुत प्रिय था। ये उन्हें डोराबजी टाटा ने ही दिया था। 245 कैरेट का जुबली हीरा कोहिनूर से दुगना बड़ा था। लेडी मेहराबाई टाटा इसे स्पेशल इवेंट्स में ही पहना करती थी, लेकिन जब बात कंपनी को बचाने की आई तो उन्होंने उसे भी गिरवी रखने के लिए दे दिया। इस तरह से टाटा स्टील फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल सकी और इसके बाद कंपनी लगातार आगे बढ़ती रही। आज टाटा स्टील की पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है। ईयर 1907 में सरदार डोराबजी टाटा ने भारत में पहली इंटीग्रेटेड स्टील कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने 1910 में टाटा पावर के रूप में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और 1911 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। सर डोराबजी टाटा ने खुद को केवल बिजनेसमैन तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसे निभाया भी। उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनवाया। कम ही लोग जानते हैं कि टाटा की कोशिश की बदौलत ही भारत के 6 खिलाड़ियों की टीम 1920 में ओलंपिक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इनमें से 3 खिलाड़ियों का खर्चा उन्होंने खुद उठाया था। ब्रिटिश इंडिया में डोराबजी टाटा ने इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन के लिए साल 1910 में उन्हें नाइक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। साल 1931 में मेहराबाई टाटा और 1932 में डोराबजी टाटा इस दुनिया को अलविदा कह गई। इसके बाद उनका बिजनेस चलाया जे.आर.डी. टाटा ने। जे.आर.डी. टाटा का जन्म 1904 में पेरिस में हुआ था। उनके पिता आर.डी. टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के बिजनेस पार्टनर और रिश्तेदार थे। जे.आर.डी. टाटा की मां सुनी फ्रांस की नागरिक थी। वो अपने माता पिता की 4 संतानों में दूसरे नंबर पर थे। इनकी पढ़ाई फ्रांस के अलावा जापान और इंग्लैंड में भी हुई है। जे.आर.डी. टाटा ने अपने जीवन में कई बड़े अचीवमेंट हासिल किए, जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। उनका योगदान भारत को अपनी पहली एयरलाइन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टील सेक्टर में भारत को ग्लोबल पावर बनाने से लेकर जमशेदजी टाटा के अधूरे सपने को पूरा करने तक शामिल है। जे.आर.डी. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन पिता के कारण उनका ये सपना भी पूरा नहीं हो सका। पिता के आदेश पर जे.आर.डी. भारत आ गए और टाटा ग्रुप का कामकाज देखने लग गए। उन्होंने टाटा ग्रुप में करियर की शुरुआत एक एम्प्रीटर के रूप में दिसंबर 1925 में की और इसके लिए उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिलता था। जब जे.आर.डी. महज 22 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद जे.आर.डी. को टाटा सन्स के बोर्ड में जगह मिली। साल 1929 में जे.आर.डी. ने फ्रांस की सिटीजनशिप छोड़ दी और भारत में बिजनेस पर पूरा ध्यान देने लगे। जे.आर.डी. बचपन से ही उड़ान भरने को लेकर रोमांचित रहते थे। जब वो 15 साल के थे, तभी उन्होंने फ्रांस में एक विमान उड़ान भरने का आनंद लिया था। इस अनुभव ने जे.आर.डी. के मन में उड़ान के प्रति लगाव पैदा कर दिया, जो जे.आर.डी. एयर इंडिया की शुरुआत का कारण भी बना। साल 1929 में जे.आर.डी. टाटा को कैमशियर पायलट का लाइसेंस मिला और इसी तरह वह ऐसे लाइसेंस पाने वाले पहले भारतीय भी बने थे। इसके 1 साल बाद टाटा के हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस में एक एयरमेल सर्विस शुरू करने का ऑफर आया, जो बॉम्बे, अहमदाबाद और कराची को कनेक्ट करने वाला था। टाटा ग्रुप के तत्कालीन चेयरमैन डोराबजी टाटा को जे.आर.डी. के मित्र व टाटा में सहयोगी जॉन पीटरसन ने इस सर्विस को शुरू करने के मना लिया। डोराबजी ने इस नए बिजनेस का जिम्मा जे.आर.डी. को सौंपा। साल 1932 में जे.आर.डी. की अगुवाई में टाटा एविएशन सर्विस की शुरुआत हुई। उस समय विमान के क्षेत्र में यूरोपीय कंपनी का दबदबा था। उसी साल जे.आर.डी. ने कराची से ड्रैग रोड से उड़ान भरकर आसमान में भारत का नाम लिख दिया।
बाद में इसी कंपनी का नाम बदलकर टाटा एयरलाइन किया गया। फिर अंत में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया, जो अभी भी कायम है। भारत की आजादी के बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में सरकार बनी। नेहरू सरकार ने साल 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया। जेआरडी ने सरकार के इस फैसले का स्ट्रांगली विरोध किया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। भारतीय इंडस्ट्रियल की शान माने जाने वाले जहांगीर रतन जी टाटा एक फेयरलेस विमान चालक और अपने समय से कहीं आगे सोच रखने वाले विशनरी थे। आधुनिक भारत में इंडस्ट्रियल फाउंडेशन स्थापित करने वाले प्रमुख। इंडस्ट्रियलाइजेशन में उनका नाम गोल्डन लेटर में लिखा है। दोस्तों, किसी भी डेवलपिंग देश को तेजी से प्रगति पाने के लिए इंपॉर्टेंट फीचर से कनेक्टेड इंडस्ट्रियल के सफल होने की आवश्यकता होती है। जेआरडी टाटा ने भारत में होटल्स, इंजीनियरिंग, एयरफोर्स और अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। उनके इन्हीं अभूतपूर्व योगदान को सम्मानित करते हुए भारत सरकार द्वारा उन्हें साल 1955 में पद्म भूषण पुरस्कार और साल 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। फिर इसके बाद में टाटा ग्रुप को संभाला सर रतन टाटा ने। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं, जिनको नवज भाई टाटा ने गोद लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि नवज भाई टाटा के पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद वो अकेले पड़ गए, इसलिए उन्होंने इन्हें गोद लिया था। जब रतन टाटा 10 साल के और उनके छोटे भाई जिमी टाटा 7 साल के थे, तो उनके माता पिता 1940 में एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके कारण दोनों भाइयों को भी अलग होना पड़ा। लेकिन उनकी दादी नवज बाई ने दोनों पोते का पालन पोषण करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो डिसिप्लिन को लेकर जितने सख्त थी उतने ही नरम भी थी। आपको बता दें कि रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है, जिसका नाम नोएल टाटा है। बचपन से ही पियानो सीखने का और क्रिकेट खेलने का दिलचस्पी थी। रतन टाटा की अर्ली एजुकेशन मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई, जहां उन्होंने 8वीं क्लास तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वो कैथेड्रल एंड जॉन कॉर्नर स्कूल में चले गए। स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी बीए आर्किटेक्चर में ट्रैक वर्चुअल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नल यूनिवर्सिटी से 1962 में पूरी की। इसको खत्म करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने 1975 में एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया। रतन टाटा ने भारत में वापसी करने से पहले लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में जॉन्स एंड एमॉन्स में थोड़े समय के लिए काम किया, लेकिन अपने दादी की बिगड़ती तबीयत को देखकर अमेरिका में बसने का सपना छोड़कर उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। भारत आने के बाद उन्होंने IBM के साथ काम किया, लेकिन जेआरडी टाटा को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने रतन टाटा को टाटा ग्रुप के साथ काम करने के लिए मौका दिया। तो इसके बाद से ही उनके करियर की असली नींव रखी गई। 1961 में उन्होंने टाटा के साथ काम करना शुरू किया। पहले कुछ शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। उसके बाद वो धीरे धीरे टाटा ग्रुप की और कंपनियों के साथ जुड़ गए। एक समय आया जब उन्हें 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नेल्को में डायरेक्टर इंचार्ज के लिए चुना गया। 1981 में उन्हें टाटा का प्रेसिडेंट बनाया गया। उस समय कंपनी काफी घाटे में चल रही थी और बाजार में कंपनी की इक्विटी सिर्फ 2% थी और लॉस 14% था। कुछ साल बाद रतन टाटा ने कंपनी को काफी मुनाफा पहुंचाया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने 1991 में टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी बनाया गया। रतन टाटा के इस पद को संभालने के बाद मानो टाटा ग्रुप की किस्मत ही बदल गई। ऐसा लग रहा था आसमान पर भी सिर्फ टाटा का ही नाम लिखा है। उनके कार्यकाल में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी किए, जिसके बाद टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया। साल 1998 में टाटा ने अपनी पहली भारतीय कार तैयार की, जिसका नाम था टाटा इंडिका। इसके बाद टाटा ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस को तैयार किया, जिसके बाद भारतीय इंडस्ट्री की लिस्ट में टाटा का नाम दर्ज किया गया। दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो भी रतन टाटा की सोच का एक हिस्सा था, जिसको लोगों ने काफी पसंद भी किया। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जो कभी भी झूठ, चमक धमक में विश्वास नहीं रखते। वो सिर्फ काम करना जानते थे, किस तरह से अपने व्यवसाय में लगाना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। हमेशा से ही उनकी सोच यही रही है। रतन टाटा 28 दिसंबर 2022 को टाटा ग्रुप की सभी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिटायर हो गए, जिसके बाद उनकी ये जगह 45 इयर्स ओल्ड साइरस मिस्त्री को दी गई। लेकिन रतन टाटा ने इस जगह को देने से पहले उनके सामने अपनी बात रखी, जिसके मुताबिक उन्हें 1 साल तक रतन टाटा के साथ काम करना होगा, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री पोलोनजी मिस्त्री के छोटे बेटे हैं, जो शपुरजी पोलोनजी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। साइरस मिस्त्री ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में लंदन बिजनेस स्कूल से डिग्री हासिल की है। वो टाटा ग्रुप के साथ 2006 से काम कर रहे हैं, जिसके बाद अब वो इस दिशा में ही आगे काम करते रहेंगे। हालांकि इस समय वो टाटा से रिटायर हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी कामकाज में लगे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने भारत की ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील कंपनी में इन्वेस्ट किया। इसके बाद अर्बन लेटर और चाइनीज मोबाइल कंपनी जियो में भी इन्वेस्ट किया। रतन टाटा भले ही टाटा ग्रुप से रिटायर हो गए, लेकिन टाटा सन्स के टू ट्रस्ट के चेयरमैन अभी भी वही बने रहे हैं। टाटा ने भारत के अलावा कई देश के ऑर्गेनाइजेशन में अपने इंपॉर्टेंट रोल निभाए हैं। वो प्रधानमंत्री की बिजनेस इंडस्ट्रियल काउंसिल
स्टील और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल के सदस्य भी है। इसके साथ ही वो कई कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रहे हैं। टाटा ग्रुप 100 कंपनियों के साथ पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें टाटा चाय, 5 स्टार होटल, स्टील, कार और एयर प्लेन शामिल है। आपको बता दें कि रतन टाटा को पालतू जानवर रखना काफी पसंद है, इसलिए उन्होंने अपने मुंबई वाले बंगला, जिसकी कीमत 400 करोड़ है, वो पालतू कुत्तों को देखभाल करने के लिए दिया हुआ है। साथ ही उन्हें प्लेन उड़ाने का भी काफी शौक है, जिसका उनके पास लाइसेंस भी है। रतन टाटा का काम करने का तरीका एकदम अलग है, इसलिए उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी भी उनके साथ काम करने में काफी पसंद करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि टाटा में काम करना सरकारी नौकरी से कम नहीं है। रतन टाटा ने अपने ग्रुप को 21 साल दिए और आपको बता दें कि इन्हीं 21 सालों में उन्होंने अपनी कंपनियों को शिखर तक पहुंचा दिया। इसलिए आज के समय में इस कंपनी की वैल्यू करीब 50 गुना बढ़ गई है। दोस्तों, इस बात को हर कोई बहुत अच्छे से जानता होगा कि साल 2008 में मुंबई में 26/11 हमले में ताज होटल में जितने भी लोग घायल हुए थे, उन सबका इलाज टाटा ने ही करवाया था। 26/11 के हमले में होटल के आसपास जो लोग दुकान या ठेला लगाते थे, उनकी मदद के लिए भी टाटा ग्रुप आगे आया था और उन्होंने उनको मुआवजा के तौर पर मदद भी की थी। 26/11 आतंकवादी हमला शायद ही मुंबई वासी भूल पाएंगे, खासकर वो लोग जो इसमें बंदी बने। इनमें ताज होटल का स्टाफ भी शामिल है, इसलिए जितने भी दिन होटल बंद रहा, उतने दिन का सैलरी टाटा की ओर से एम्प्लॉयर्स को दिया गया। अगर हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों के मार्केट वैल्यू की बात करें, तो एक अनुमान के हिसाब से जितनी उनकी कंपनियां हैं, उनकी मार्केट वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $117 बिलियन यानी करीब 8.25 लाख करोड़ है। रतन टाटा इसमें से 65% पैसा लोगों की मदद करने के लिए दान दे देते हैं। यही कारण है कि वो दुनिया के अमीरों के लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन लोग उन्हें दिल से बहुत अमीर मानते हैं। जितनी रिस्पेक्ट हमारे मन में रतन टाटा की है, उतनी रिस्पेक्ट बड़े बड़े एक्टर्स और पॉलिटिशियन की भी हमारे मन में नहीं है। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ये वीडियो हमने बहुत मेहनत से बनाई है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और ऐसे मोर वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।